बात की थी और उसी काम के आधार पर यहाँ हमारे इन कामों को भी गति मिली। मूलतः मैं मनीष जी का भी पीआईबी के हमारे बीच में आए, आपका भी अभिनंदन करता हूँ। ये हमारे भारत सरकार की तरफ से अब हमारे राज्य के साथ जुड़ करके इन प्रकल्पों के साथ या बाकी भी पब्लिसिटी की व्यवस्थाओं में ये बड़े बड़े काम है। मैं अपने सीपीआर दीपक जी, चंद्रमौली जी और आप सबके साथ मैं भी सुनने आया था जैसे आप सुन रहे हो, और ये भी एक मजा है इसका काम का कि ये हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में व्यवस्थाओं के काम को समझने का भी मौका मिलना चाहिए। राजनीतिक आपाधापी में, राजनीतिक व्यवस्थाओं में प्रक्रियात्मक जो सुधार हुए हैं, ये गुड गवर्नेंस की दृष्टि से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कम समय में जो बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की है, ये उसके प्रमाण है। क्योंकि ये हवा में कुछ भी नहीं है, जो है आधुनिक तकनीक के बलबूते पे समय सीमा के अंदर देश के वो राजनेता जिनके पास देश और दुनिया की तमाम जवाबदारियां हैं, लेकिन उन जवाबदारियों के बावजूद भी बारीक से बारीक बातों पे पकड़ के साथ उस पर काम करना, प्रक्रियात्मक सरलता के साथ काम करना, व्यवस्थाओं पे ध्यान देना और जवाबदार पूर्ण तरीके से सरकार की छवि दुनिया के सामने बनाना। अब ये हमको लाल किले के ऊपर स्वच्छता के अभियान देते हुए भी प्रधानमंत्री दिखाई देते हैं, लेकिन ये भी हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज के समय में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश माफ कर दिया। अब ये जो दृष्टिकोण है कि पूर्वोत्तर राज्यों का डेवलपमेंट कराना है, तो उनको ये अलग से और क्या प्रमोशन कैसे देना चाहिए। उन्होंने कहा ये प्लाट और भूखंड और इनकी व्यवस्थाओं की जो लागत और उस सब में भी तो बॉर्डर के अंदर तक सड़क पहुंचाना, बॉर्डर के अंदर तक रेल की लाइन डलवाना, भविष्य में चुनौती के लिए आने वाले समय में जब देश की सीमा सुरक्षित होगी तो देश अच्छा चलेगा। तो ये जो भविष्य की दृष्टि से योजना बनी, और आज भी देखो कितनी अच्छी बात अभी अनुराग जी बता ही रहे थे कि ये गोंदिया जबलपुर की बात करें तो गोंदिया जबलपुर बोलने से केवल नाम ध्यान में आता है कि गोंदिया जबलपुर है, लेकिन गोंदिया जबलपुर में उसमें जो दूसरी चीज देख रहा हूँ कि हमारे पास जबलपुर से आने जाने के लिए आज अपना एक रास्ता है बालाघाट, मंडला, सिवनी से नागपुर, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई सीधे जोड़ने का। अब काहे के लिए इटारसी लाओ बार बार जबलपुर से, नहीं तो हम हमेशा जबलपुर ही आना, जबलपुर इटारसी आना पड़ता। अब इसके बदले में क्या हुआ, सीधा वहीं से कलकत्ता और चेन्नई और सीधी ट्रेन निकल जाएगी जब आगे जाकर गोंदिया से। तो ये जो अंदर के रास्ते हैं, जैसे उदाहरण के लिए अभी अपने को 18,500 करोड़ की रेल लाइन मिली इंदौर मनमाड़, ये प्रगति पोर्टल का लाभ है कि सीधे यहाँ से अभी वापस रतलाम जाओ, रतलाम से गुजरात जाओ, गुजरात से बंबई जाओ, जरूरत नहीं, सीधे ही डायरेक्ट मनमाड़ निकाल दी इंदौर से, उज्जैन होके। तो ये अपने लिए भविष्य की दृष्टि से एक एक करके कितनी सारी बातें हैं, लेकिन जो मूल बात अपने बीच में है कि राज्यों के बीच राजनीतिक दृष्टि से भले ही हमारी प्रतिद्वंदिता है, मतभिन्नता है, लेकिन देश की दृष्टि से हमारे लिए तमिलनाडु का भी वही महत्व है जो केरल का महत्व है। विभिन्न राज्यों के बीच में विकास के मामलों को लेकर के इस प्रगति पोर्टल में मूलभूत जरूरी चीजों के लिए केंद्र राज्यों के बीच जैसे भूगर्भ संपदा का अगर दोहन करना है तो देश के हित में वो कैसे हो सकता है। तो वो हमारा झारखंड जैसा राज्य हो, वहां पे भी अगर फॉरेस्ट की दिक्कत है तो उस पोर्टल में किसी की जरूरत नहीं, वो अपने आप ऑटोमेटिक हमारे यहाँ के वरिष्ठ अधिकारी, भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारी और इन समस्याओं को सूचीबद्ध करते हुए अपने आप सॉल्व कर लेंगे। अभी थोड़े दिन पहले मैं पीएम से मिलने गया तो वहाँ 2 मुख्यमंत्री बैठे हुए, रेवंत रेड्डी जी और एक और मुख्यमंत्री। तो हमने कहा आप यहाँ कैसे आए, बोले हमारे राज्यों के मसले को लेकर आए। हमने कहा ये तो मजाक करी, मेरे परिषद के साथी रेवंता, हम परिषद में पहले थे, आजकल वो कांग्रेस में है। तो हमने कहा ये तुम यहाँ कैसे, अरे बोले साहब आपकी सरकार में सबसे ज्यादा मदद हमको मिलती है, क्योंकि हमने अपनी प्रक्रियात्मक व्यवस्थाओं में बात करना चालू करी और मोदी जी और सरकार से कोई कष्ट ही नहीं आता। इसलिए उन्होंने उदाहरण दिया, मैं आपको सबको शेयर कर सकता हूँ। उदाहरण उन्होंने दिया कि ये जो हमारे राज्य का बंटवारा हुआ तेलंगाना और आंध्र के बीच में, तो तेलंगाना में हमारे पास आ गया, हैदराबाद हमारी पुरानी राजधानी है, अब उनने अमरावती नहीं बना दी, तो अमरावती के लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर और वो उनको आंध्र प्रदेश को अपना खड़ा करने के लिए मौका मिल रहा है। अब हमारी अपने हैदराबाद के लिए क्या करें, तो उन्होंने कहा हैदराबाद के लिए हमने उसी तर्ज पर 30,000 एकड़ का बड़ा प्लान लिया, और बड़े प्लान में एयरपोर्ट से लेके बहुत सारी चीजें उन्होंने सब कुछ जोड़ के देखा जो एक तरह से आंध्र वाले कर रहे हैं। तो बोले ये सब इतना पूरा प्रोजेक्ट हमको भारत सरकार की मदद से मिला। तो ये अपने आप उदाहरण बताता है कि ये राज्यों के बीच मत की जिस दिन सरकार बनती है उस दिन अनाउंसमेंट हो गया, लेकिन चुनी हुई सरकार सब एक है, राज्य कोई भी हो, देश तो एक है। ये बड़े मन से काम करना, ये उदाहरण है। ये उसी प्रकार का उदाहरण है जैसे केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान, अभी अटल जी के टाइम चलना था, लेकिन ये चलते चलते खसकते खसकते माननीय मोदी जी के यहाँ तक आया। लेकिन इसी योजना में हमको ध्यान में आया कि 1 लाख करोड़ का निवेश, उसमें 50,000 करोड़ भारत सरकार दे रही, हमारा तो 5% लग रहा है। और अगर इंजीनियर ढंग से प्लान बनाते तो वो हमारा बहुत सारा तो काम वैसे हो जाएगा। ऐसे पीकेसी योजना, पार्वती काली सिंह चंबल योजना, ये राजस्थान से 20 साल से चल रहा था। और मजे की बात ये कि इसकी मॉनिटरिंग भी वहां से होती है, हम कोई कागज आगे पीछे देने में हो जाए तो उनकी चर्चा होती है। और आज ये इसी बात का, माननीय प्रधानमंत्री से मिलने जाए या गृह मंत्री से मिलने जाए तो मिलने जाने में भी हमारे प्रोजेक्ट पहले पूछते हैं कि आपके प्रोजेक्ट कौन कौन से, उनकी क्या स्थिति है। बाद में हमारी अपनी शिष्टाचार की मुलाकात हो जाएगी।
तो ये बदलते दौर का समय है और इसके आधार पर निश्चित रूप से मैं मान के चलता हूँ कि अद्भुत समय चल रहा है। ये सारे प्रोजेक्टों की बात मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगा, माननीय सीएस ने रख दी है। और ये खासकर हमारे लिए कार्य संस्कृति का बदलाव का जो समय आया और राज्य और केंद्र के बीच में जो समन्वय हुआ और मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में केवल आपको ये आंकड़े में ध्यान में आ जाएगा कि 108 परियोजना तो पूर्ण हो गई, उसमें 2,61,340 करोड़ की एक सफलतापूर्वक चालू होगी और ये 5,24,400 करना पड़ेगा कि ये हमारे केंद्र और राज्य की सरकार का फायदा क्या होता है। आपके राज्य का कहीं अच्छा आंकड़ा हो तो हम विधानसभा में उसको भी सुने। नमस्कार किसान भाइयों, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने आज योजनाओं को लेकर कॉन्फ्रेंस करके 10 बड़े ऐलान किसानों के लिए किए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की आने वाली 14वीं किस्त को लेकर बड़ी घोषणा की है। आप लोग को बता दें कि जल्द किसानों के खाते में 83 लाख किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये डलेंगे। 14वीं किस्त का पैसा जो है किसानों के खाते में बताया जा रहा आएगा 17 जनवरी को, यानी 17 जनवरी तक किसानों के खाते में किसान कल्याण योजना की जो किस्त है 14वीं किस्त उसका पैसा मिलेगा। साथ ही लाडली बहनों को पैसा जो है मिलने जा रहा है कल। बताया जा रहा है कि लाडली बहनों को किस्त कल 15 जनवरी है, तो कल बहनों को 32वीं किस्त के तहत 1500 रुपये की राशि डलने वाली है। ये बड़ी खुशखबरी है लाडली बहनों के लिए, क्योंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी आज पैसा डालने वाले थे लेकिन नहीं डला है। अब आप लोग के खाते में पैसा आएगा कल। ये बड़ी खुशखबरी बहनों के लिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखेंगे तो आप लोग को पता चल पाएगा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने क्या क्या किया है। क्योंकि किसान भाई जो है किसान कल्याण योजना और मुख्यमंत्री किसान कल्याण और फसल बीमा को लेकर किसान मध्य प्रदेश के काफ़ी दिनों से इंतजार कर रहे थे। तो चलिए सबसे पहले पूरा भाषण सुनावाते हैं, फिर आगे आप लोग को हम बताएंगे उन्होंने क्या कहा। अपने लिए भविष्य की दृष्टि से एक एक करके कितनी सारी बातें हैं, लेकिन जो मूल बात अपने बीच में है कि राज्यों के बीच राजनीतिक दृष्टि से भले ही हमारी प्रतिद्वंदिता है, मतभिन्नता है, लेकिन देश की दृष्टि से हमारे लिए तमिलनाडु का भी वही महत्व है जो केरल का महत्व है। विभिन्न राज्यों के बीच में विकास के मामलों को लेकर के इस प्रगति पोर्टल में मूलभूत जरूरी चीजों के लिए केंद्र राज्यों के बीच जैसे भूगर्भ संपदा का अगर दोहन करना है तो देश के हित में वो कैसे हो सकता है। तो वो हमारा झारखंड जैसा राज्य हो, वहां पे भी अगर फॉरेस्ट की दिक्कत है तो उस पोर्टल में किसी की जरूरत नहीं, वो अपने आप ऑटोमेटिक हमारे यहाँ के वरिष्ठ अधिकारी, भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारी और इन समस्याओं को सूचीबद्ध करते हुए अपने आप सॉल्व कर लेंगे। अभी थोड़े दिन पहले मैं पीएम से मिलने गया तो वहाँ 2 मुख्यमंत्री बैठे हुए, रेवंत रेड्डी जी और एक और मुख्यमंत्री। तो हमने कहा आप यहाँ कैसे आए, तो बोले हमारे राज्यों के मसले को लेकर आए। हमने कहा ये तो मजाक करी, मेरे परिषद के साथी रेवंत, हम परिषद में पहले थे, आजकल वो कांग्रेस में है। तो हमने कहा ये तुम यहाँ कैसे। अरे बोले साहब आपकी सरकार में सबसे ज्यादा मदद हमको मिलती है, क्योंकि हमने अपनी प्रक्रियात्मक व्यवस्थाओं में बात करना चालू करी और मोदी जी और सरकार से कोई कष्ट ही नहीं आता। इसलिए उन्होंने एक उदाहरण दिया, मैं आपको सबको शेयर कर सकता हूँ। उदाहरण उन्होंने दिया कि ये जो हमारे राज्य का बंटवारा हुआ तेलंगाना और आंध्र के बीच में, तो तेलंगाना में हमारे पास आ गया हैदराबाद, हमारी पुरानी राजधानी है। अब उनने अमरावती नहीं बना दी तो अमरावती के लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर और वो उनको आंध्र प्रदेश को अपना खड़ा करने के लिए मौका मिल रहा है। अब हमारी अपने हैदराबाद के लिए क्या करें, तो उन्होंने कहा हैदराबाद के लिए हमने उसी तर्ज पर 30,000 एकड़ का बड़ा प्लान लिया और बड़े प्लान में एयरपोर्ट से लेकर बहुत सारी चीजें उन्होंने सब कुछ जोड़ के देखा जो एक तरह से आंध्र वाले कर रहे हैं। तो बोले ये सब इतना पूरा प्रोजेक्ट हमको भारत सरकार की मदद से मिला। तो ये अपने आप उदाहरण बताता है कि ये राज्यों के बीच मत की जिस दिन सरकार बनती है उस दिन अनाउंसमेंट हो गया, लेकिन चुनी हुई सरकार सब एक है। राज्य कोई भी हो, देश तो एक है। ये बड़े मन से काम करना, ये उदाहरण है। ये उसी प्रकार का उदाहरण है जैसे केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान अभी अटल जी के टाइम चलना था, लेकिन ये चलते चलते खसकते माननीय मोदी जी के यहाँ तक आया। लेकिन इसी योजना में हमको ध्यान में आया कि 1 लाख करोड़ का निवेश, उसमें 50,000 करोड़ भारत सरकार दे रही, हमारा तो 5% लग रहा है। और अगर इंजीनियर ढंग से प्लान बनाते तो वो हमारा बहुत सारा तो काम वैसे हो जाएगा। ऐसे पीकेसी योजना, पार्वती काली सिंह चंबल योजना, ये राजस्थान से 20 साल से चल रहा था। और मजे की बात ये कि इसकी मॉनिटरिंग भी वहां से होती है। हम कोई कागज आगे पीछे देने में हो जाए तो उनकी चर्चा होती है। और आज ये इसी बात का, मान लीजिए प्रधानमंत्री से मिलने जाए या गृह मंत्री से मिलने जाए तो मिलने जाने में भी हमारे प्रोजेक्ट पहले पूछते हैं कि आपके प्रोजेक्ट कौन कौन से, उनकी क्या स्थिति है। बाद में हमारी अपनी शिष्टाचार की मुलाकात हो जाएगी। तो ये बदलते दौर का समय है और इसके आधार पर निश्चित रूप से मैं मान के चलता हूँ कि अद्भुत समय चल रहा है। ये सारे प्रोजेक्टों की बात मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगा, माननीय सीएस ने रख दी है। और ये खासकर हमारे लिए कार्य संस्कृति का बदलाव का जो समय आया और राज्य और केंद्र के बीच में जो समन्वय हुआ और मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में केवल आपको ये आंकड़े में ध्यान में आ जाएगा कि 108 परियोजना तो पूर्ण हो गई, उसमें 2,61,340 करोड़ की एक सफलतापूर्वक चालू होगी और ये 5,24,400 करना पड़ेगा कि ये हमारे केंद्र और राज्य की सरकार का फायदा क्या होता है। आपके राज्य का कहीं अच्छा आंकड़ा हो तो हम विधानसभा में उसको भी सुनेंगे, लेकिन ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के काम करने का तरीका है। मैं तो ये देख के आनंद आ गया, 49% की प्रोग्रेस और 67% की ये जो आपने आंकड़ा बताया है। और इसी के साथ साथ ये लंबी बातें तो क्या है, लेकिन सच में 20 परियोजना अधोसंरचना की पूरी हो गई, 19 कार्यान्वयन में है, 97% की सफलता है। और केंद्र योजनाओं में रेल मंत्रालय की 14 परियोजना, सड़क मंत्रालय की 13 परियोजना,
विद्युत मंत्रालय की 5 योजनाएं और रिन्यूएबल एनर्जी को तो ऐसा प्रोत्साहन दे रहे हैं कि हमारे यहाँ सबसे भाग्य से इसी तीनों तरह की रिन्यूएबल एनर्जी की संभावना है। और वनों के मसले भी हमारे पास बहुत है, लेकिन वनों के मामले में भी, और ये प्रधानमंत्री जी की उदारता भी है कि हमारे यहाँ राज्य में आके चीते भी छोड़ते और जन्मदिन भी मनाते हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। पीएम मित्रा पार्क के माध्यम से हमारा पूरा ये कपास का किसानों का 6 लाख किसानों का जीवन बदलने का कितना बड़ा निर्णय है। मैं आज बहुत ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, संक्रांति है, पतंग उड़ाना है, बहुत सारी जगह जाना है, तो अपने लिए आप अपनी तरफ से इसको अपन समेटते हैं। कोई ज़रूरी बात हो तो जरूर कर सकते हैं।